Hello my rock stars, कैसे हो आप सब? I hope all you my lovelies are doing good and fine. This is your English educator Magnolia. Welcome to Next Toppers, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं. Guys, I hope आप बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे हो and बहुत जम के मेहनत कर रहे हो because आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं इसके बाद तो फॉर श्योर आपको मेहनत और ज्यादा करनी है. कैसे करनी है, क्या करनी है, बताती हूँ हर चीज. बट आज क्या कर रहे हैं, एज यू कैन सी क्लास 10th कोर्स ए के लिए सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर लॉन्च करा है, हम आज उसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं एक साथ ऑल टुगेदर. आप उधर, मैं इधर, साथ में मिलके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, की पॉइंट्स को समझेंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से पेपर को कंप्लीट करेंगे. आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद से आप प्रॉमिस करो खुद से और मुझसे कि हर रोज आप प्रिपेयर करोगे खुद को. एक सैंपल पेपर लो, टाइमर लगाओ 3 घंटे का एंड ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर इन 2.5 आवर्स से 2 hours 40 minutes. ये बहुत जरूरी है कि ये हार्ड वर्क अब तो करना ही है. प्रेपरेशन, की पॉइंट मेकिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. अब वक्त है हार्ड वर्क प्रैक्टिस की तरफ लगाने का. अब आपको आंसर फ्रेमिंग प्रैक्टिस करनी है, पेपर सॉल्व करना प्रैक्टिस करना है, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, बहुत सारी चीजें हैं. सो मेक श्योर यू ऑल आर डूइंग योर हार्ड वर्क ऑल टुगेदर. बट कमिंग बैक टू टुडेज कॉन्सेप्ट, टुडेज टॉपिक, हम आज शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन द सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर डिस्कशन 2025-2026 का. एंड विदाउट फर्दर डिले कोर्स ए के बच्चों के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर डिस्कशन. सबसे पहला चीज जो हमें पता रहता है कि हम जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या देखते हैं. 80 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम रहता है. उसमें पूरे पेपर में हम 4 सेक्शंस देखते हैं: रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड लिटरेचर. ठीक है. अब आप अपने कन्वीनियंस अनुसार, सुविधा अनुसार, जो भी आपका स्ट्रेंथ है उस सेक्शन से आप शुरुआत करेंगे. लेकिन मेरा हमेशा एक ही सजेशन रहता है कि आप सेक्शन ए से शुरुआत मत किया करना. स्टार्ट फ्रॉम ईदर बी, सी और डी. कोई भी एक ले लो. सेक्शन ए को अंत के लिए रखना है. ठीक है, लास्ट में सेक्शन ए को कवर करना, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप एवरीडे लिखते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत कुछ है, बट ये एग्जैक्ट कौन सी पैसेज आएगी ये आपको पता नहीं है. 10 वो अनअवेयर वाली चीज, रीडिंग टाइम पे आप अपना जो भी ट्रिक पैतरे लगाने हैं वो तो करोगे ही, लेकिन सॉल्विंग का उसका लास्ट में रखना. पहले ये तीनों चीज बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है. ठीक है. एंड बेसिक इंस्ट्रक्शंस ये रहती है कि हर सेक्शन का, हर क्वेश्चन नंबर का अपना कुछ इंस्ट्रक्शन होगा. वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी सवाल में 2 क्वेश्चंस है ए और बी, उनमें से आपको बोला गया है कि कोई एक ही आपको सॉल्व करना है. 4 का ए या बी करना है, 5 का ए या बी करना है, तो यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, रेडी है, गुड टू गो है. टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे पूरे पेपर में. Without further delay, let's get started with सबसे पहला चीज जो मैं हमेशा पसंद करती हूँ, which is grammar. तो अभी भी हम सबसे पहले ग्रामर का सेक्शन शुरू करने वाले हैं. So without further delay, let's get started with our grammar का डिस्कशन. चलो, तो सबसे पहला चीज जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा ग्रामर. एंड ग्रामर का सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने. Therapeutic gardens are a public health measure and key to Singapore's aim of dash, one of the world's top wellness destination. Becoming will becoming. मेरे हिसाब से the answer is becoming. ठीक है. Therapeutic gardens are a public health measure and key to Singapore's aim of becoming one of the world's top wellness destinations. In a tourism sense, wellness often refers, अच्छा मेरे flow में ही आ गया आंसर. Wellness often refers merely to spa treatments, but Singapore's approach is more scientific. Singapore now dash has views. Singapore now dash therapeutic garden as a forward thinking tourism. Now views therapeutic gardens as a forward thinking tourism strategy.
ठीक है, ए 1 2 3 तीनों के ही आंसर्स मिल गए, बिकमिंग, रेफर्स एंड व्यूज। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम ना। In the following paragraph, one word has been omitted in each line. In your answer sheet, remember to write the missing word along with the word that comes before and after it as shown below. First one has been done as a sample. अच्छा, इसके लिए एक क्वेश्चन होता है कि मैम हम आंसर शीट में कितना लिखेंगे। आंसर शीट में ये पूरा पार्ट आपका रेडी रहना चाहिए। ऐसा एक छोटा सा टेबल बना देना, ठीक है, आंसर शीट में। ये लिखने की नीड नहीं है, ये पार्ट लिखना आंसर शीट में। ठीक है, क्या है, द एनवायरमेंट इज के बाद आएगा आवर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। ठीक है, वी डैश रिड्यूस वेस्ट, आई थिंक वी शुड रिड्यूस, मतलब वी और शुड के बीच में रिड्यूस, आई मीन वी और रिड्यूस के बीच में शुड ओमिट हो गया था, शुड आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, वी शुड रिड्यूस waste, conserve energy and plant more trees to combat pollution. This planet is the only home we have. So is the only home we have. Each action, big or small, can make a significant difference. अच्छा, while I'm reading the sentence, answer ऐसे आ जा रहा है, देख रहे हो? मतलब ग्रामर का अगर होल्ड स्ट्रांग होता है ना, तो सेंटेंस रीड करते ही आपको एरर मिल जाता है, ओमिशन मिल जाता है बहुत आसानी से। However, big or small can make a significant difference. We dash act now. अच्छा, we dash act now, we act now to safeguard. अच्छा, I think either we should या we must act now to safeguard the environment. Should advice है, must something that we must act now. ये थोड़ा नीचे जाएंगे भाई साहब, थैंक यू। ठीक है, दिस इज माई सेट ऑफ आंसर्स फॉर दीज टू क्वेश्चंस। ठीक है, कि वी शुड रिड्यूस इज द ओनली, स्मॉल कैन मेक, वी मस्ट एक्ट, ये मेरे सेट ऑफ आंसर्स। ठीक है, अगले सवाल पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन को पूरा टू द पॉइंट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। Rearrange the following jumble words, one of my most favorite things, or phrases in the given dialogue to create a meaningful sentence. Okay, रवि क्या कहते हैं? Priya, tell me about Orissa. I have always been curious about your state's culture and tradition. Okay, तो अभी प्रिया बताएगी अपने स्टेट के बारे में, है ना? क्या बताती है प्रिया? प्रिया बताती है, फॉर आवर इन द ईस्टर्न इज अ ब्यूटिफुल स्टेट, टेम्पल आर्किटेक्चर इज हेरिटेज, सॉरी रिच हेरिटेज, यहाँ पे एक स्लैश होना चाहिए, पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर नोन, वाइब्रेंट फेस्टिवल उड़ीसा एंड एक्सक्विजिट। यहाँ सब्जेक्ट होने लायक क्या है, पहले तो वो देखो। जंबल सेंटेंसेस में हमेशा पहला काम होता है सब्जेक्ट होने लायक क्या है। तो सब्जेक्ट होने लायक मुझे उड़ीसा दिख रहा है, तो मैं इसको 1 दे देती हूँ। उड़ीसा क्या है, उड़ीसा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो एक ऐसा अच्छा जगह है या कुछ है, तो उड़ीसा इज अ ब्यूटिफुल स्टेट। कहां पर है? इन द ईस्टर्न, उड़ीसा इज अ ब्यूटिफुल स्टेट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो उड़ीसा कैसा जगह है और कहां है बोल दिया। एंड वी आर नोन फॉर आवर rich heritage, 7-8, vibrant festival and exquisite temple architecture। बन गया। Odisha is a beautiful state in the eastern part of India and we are known for our rich heritage, vibrant festivals and exquisite टेम्पल आर्किटेक्चर। बन गया, आंसर बन गया। लिख के दो, आपको चाहिए लिख के दो, 1 2 3 4 फॉलो कर देना, आसानी से लिख लोगे आंसर। ठीक है, 1 के लाइक उड़ीसा पहले आएगा, 2 क्या है, इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, उसके बाद आएगा 1 2 3 4 फॉलो करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन conversation given below by filling in the blank to complete the following paragraph. Okay, Anya क्या कहती है? Hey Rohan, did you hear about the new discovery in space announcement yesterday? Rohan, I heard about finding a planet with water vapor in its atmosphere.
तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच पे ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या बनेगा? आन्या आस्क्ड रोहन डैश, आन्या आस्क्ड रोहन डैश, डिड यू से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर आएगा, है ना? तो मैं इफ लगा देती हूँ। इफ ही हैड हर्ड अबाउट द न्यू discovery in space announcement the previous day, if Anya asked Rohan if he had heard about the new discovery announcement in space, sorry, the new discovery in space announcement the day or the previous day या the day before, बन गया। आन्या ने क्या बोला? देन आन्या, सॉरी, रोहन exclaimed dash in its atmosphere. रोहन exclaimed that he had heard about finding a planet with water vapor in its atmosphere. Exclaimed that he had heard about यहां तक, फिर इन इट्स एटमॉस्फेयर तो दिया ही हुआ है, बन गया। इतना आसान है, इतना ज्यादा आसान है कि मतलब सोते सोते आप सॉल्व कर सकते हो इनको। अगले सवाल पे चले, चलो। ओ, ग्रामर तो बन गया, ग्रामर तो बन गया। अब क्या है? क्रिएटिव राइटिंग है, आसान सी चीज है ना? ग्रामर बन गया, क्रिएटिव राइटिंग। चलो क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहला, राइट एन एप्लीकेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ओई ये क्या हो गया? In not more than 50 words, requesting permission to use the school transport to attend tree plantation volunteering event. You are Lakshit Pandey, class 10C, Vice President, Ecology Club. तो आप चिट्ठी लिख रहे हो अपने स्कूल में, प्रिंसिपल को लिख सकते हो, टीचर को लिख सकते हो, कोऑर्डिनेटर को लिख सकते हो। क्या करना है? आप बेसिकली एक इवेंट में जा रहे हो, है ना? वॉलंटियरिंग इवेंट में जा रहे हो, तो आप वॉलंटियर कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना? तो आप चिट्ठी में ये लिख सकते हो, फॉर्मेट आपको पता है चिट्ठी का, अंदर की बात समझते हैं अभी, ठीक है? ऊपर से तो पता है फॉर्मेट लिखना है, उसमें मार्क्स है अच्छे से, वो तो ठीक ही है। अंदर आप ये लिख सकते हो कि आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करके इस इवेंट पे जा रहे हो टू वॉलंटियर, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज for students, especially being a member of the ecology club, being the vice president of the ecology club, how important it is to be a part of this event. And जैसे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ होता है to be aware about the environment and its safety and all the issues about the environment, उनसे रिलेटेड चीज़ों को पता रखना। एंड आप बिकॉज अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ स्कूल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने दो, मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, है ना? स्कूल से डायरेक्टली अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए इट विल बी ईजियर टू ट्रेवल फ्रॉम देयर टू हियर। बस इतना ही, 50 वर्ड में कितने लिखोगे, है ना? मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फेवरेट गैजेट इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, हाईलाइटिंग इट्स की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज। तो मेन क्या चीजें लिखनी है वो बता दिया है। आपका फेवरेट गैजेट क्या है? जैसे अगर मुझे पूछे मेरा फेवरेट गैजेट क्या है, मेरा फेवरेट गैजेट मेरा इंस्टेंट कैमरा है, ठीक है? मेरे फोन्स तो है ही, बट मेरा फेवरेट गैजेट वुड बी माई इंस्टेंट कैमरा, ठीक है? क्योंकि उसमें मस्त क्लिक करो तो तभी पिक्चर आ जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन है, प्लस उस कैमरा के अंदर गेम्स खेल सकते हैं, SD कार्ड डाल दो तो मूवीज देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, बहुत कुछ फीचर्स है उसमें, है ना? तो आई विल टॉक अबाउट ऑल इट्स थिंग कि सबसे पहला चीज
मेरा फेवरेट गैजेट क्या है उसका नाम बताया, फिर उसमें क्या क्या फीचर्स है इंटरनली वो बताऊंगी, एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है वो बताऊंगी, उसमें क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, गाना सुनना, एसडी स्लॉट रहना, रिचार्ज कैसे कर सकते हो उसको, बैटरी चेंज करना होता है क्या रहता है, जो पिक्चर्स आते हैं प्रिंट आउट होके उसके फिल्म्स कैसे होते हैं, व्हाई इज इट माय फेवरेट, ये सारी चीजों को लिख के मैं एक डिस्क्रिप्शन आराम से फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बना सकती हूँ, क्योंकि ऑल दीज आर फैक्ट्स अबाउट दैट गैजेट, मैं अपने मन से बना के कुछ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, सॉर्टेड, बहुत आसान सी चीज है। नेक्स्ट क्या है, एनी वन ऑफ द टू, देखो दो ऑप्शंस है 5 का ए बी, दोनों ही लेटर टू एडिटर है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही, हाँ दोनों ही लेटर टू एडिटर है, कोई भी एक चूज कर लो, जो भी टॉपिक आपको आसान लग रहा है, जिसके लिए पॉइंटर्स आपके पास होंगे, क्योंकि 7 मार्क्स का है तो मिनिमम 5 से 6 की पॉइंट्स आपके होने चाहिए ना इसमें अच्छे से लिखने के लिए। टॉपिक्स देख लेते हैं, चलो। Digital divide refers to the gap between those who have access to technology, such as the internet and digital devices, and those who do not. This disparity has significantly impacted education, especially for students from marginalized segments, by limiting their ability to access online resources and virtual classes. Okay. As Sakshi, 120 Kailash Nagar, Buttonpur, write a letter to the editor of a national dairy highlighting the issue, its effects on students and teachers, and suggesting practical measures to bridge this gap. अब ये जो लाइन है, यूज योर ओन आइडियाज अलोंग विद दोज फ्रॉम यूनिट 2 MCB एजुकेशन टू राइट दिस लेटर, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए लिखा जाता है कि ओ आपको एमसीबी पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देख के आपको लगा मैंने एमसीबी का किताब नहीं पढ़ा है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये लाइन बस एक दिखाने के लिए लाइन होता है कि अच्छा दूसरे किताब का कुछ तो यूजेज हो तो चलो यहां लगा दिया, उसका कोई यूजेज नहीं है। एजुकेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक से बना दे तो कोई भी बच्चा भी बोल देगा इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल डिवाइड मतलब जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनमें वो डिफरेंस क्रिएट हो जाना। आज अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जैसे आप यूट्यूब में ये सारी चीजें देख रहे हो, रिसोर्सेस देख रहे हो, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है, फोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स कुछ नहीं है, उनके लिए इट इज डिफिकल्ट। सपोज कोविड जब चल रहा था, क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, स्कूल की क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही थी। अब इमेजिन करो उन हाउस होल्ड्स का जिनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस है ही नहीं, वो क्लासेस कैसे करते? उनके सारी क्लासेस मिस हो जाते हैं ना, होमवर्क्स नहीं मिलते, पीडीएफ नोट्स नहीं मिलते, होमवर्क वो चेक नहीं करा सकते, टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से अबाउट द नोट्स एंड ऑल, काफी प्रॉब्लम्स हो जा रही थी। वही चीज यहाँ लिखनी है और कुछ नहीं है। पहला यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको लिखना है कि स्पेशली फॉर कहाँ गया हाँ, इट्स इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स, टीचर्स, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल मेजर टू ब्रिज द गैप, ये लिखना है। तो आपको इस सवाल में, इस लेटर टू एडिटर में क्या करना है, फॉर्मेट फॉलो करना है लेटर का, एडिटोरियल लेटर का। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन के लिए एक लाइन, सॉलिड सा एक इंट्रोडक्शन का लाइन लेटर टू एडिटर का गटक जाओ, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर 10,000 बार आपका पेपर चेक कर चुके हैं, लेकिन आपके जो बोर्ड एग्जामिनर है वो पहली दफा आपका पेपर चेक कर रहे हैं। तो आप एक लाइन दिमाग में घुसा के बिठा दो और वही लाइन इंट्रोडक्शन में लिख देना कि थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर हो या कोई भी लाइन हो, अच्छा सा एक लाइन उठा के सोच लेना। अब बॉडी में क्या लिखना है, ये लिखना कि डिजिटल डिवाइड एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमें एड्रेस करने की बहुत नीड है, बहुत जरूरत है। क्यों? अगर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखें, जिन बच्चों के पास मतलब टेक्नोलॉजी है, इट इज इजियर फॉर देम टू एक्सेस रिसोर्सेस और अच्छे से पढ़ाई करो, सारे मटेरियल्स लो, इजीली कम्युनिकेटेड रहो। बट जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ना उनके लिए पढ़ाई आसान हो पा रही है क्योंकि क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, ना उनको नोट्स ढंग से मिल पा रहे हैं, ना वो टीचर से प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। दीज आर द इश्यूज। सेम ऑन द अदर हैंड टीचर्स के लिए दिक्कत हो रही है कि हम उनको मटेरियल्स आसान तरीके से प्रोवाइड कैसे करें, हम उन तक आसान तरीके से पहुंचे कैसे। अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो मैं उनको कॉन्सेप्ट मैटर समझाऊं कैसे, है ना। टीचर्स के लिए भी ये दिक्कत हो जा रही है। एंड एक कॉमन सोल्यूशन क्या बन सकता है? जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है या एनजीओज है, वो लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में ऐसे
बच्चों के घर में कुछ तो एक टेक्नोलॉजी के लिए सामान दिला सकते हैं, नेटवर्क सिस्टम एस्टैब्लिश कुछ करवा सकते हैं, या तो एक ऐसा साइबर सेल बिठा दो, मतलब जैसे कि कंप्यूटर का वो साइबर होता था ना पहले के, मैं जब छोटी थी उस टाइम पे साइबर्स होते थे, कि आप जा सकते हो, बैठ के वहां कंप्यूटर यूज कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट पास बना दो कि बच्चा कंप्यूटर को यूज करके सारे मटेरियल्स एक्सेस कर सके। स्टूडेंट पास है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। या तो बच्चों के घर पे स्कूल के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, या स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल एंड कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेटिव एफर्ट करके उस बच्चे के घर में एक टैब ही दिला दो ताकि वो बच्चा पढ़ाई कर सके, राइट? These are the different ways in which you can bridge the gap एंड इंश्योर कि हर बच्चे के पास डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, वो फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ताकि वो अपना पढ़ाई या एजुकेशन पे इम्पैक्ट ना लाए, प्रॉपर एजुकेशन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? इंडिया इज अ होम टू अ रिच जियोलॉजिकल हेरिटेज विथ यूनिक लैंडफॉर्म्स एंड रॉक फॉर्मेशंस लाइक लोनार क्रेटर, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एक्सेट्रा that hold immense scientific, educational and cultural values. However, these sites often face neglect, vandalism and lack of proper conservation efforts. As Tanush of 63 Lajpat Nagar, Agra, write a letter to the editor highlighting the importance of preserving India's geological heritage, the challenges it faces and suggesting measures to protect and promote these natural treasures. फिर से ये जो लास्ट लाइन है ना, MCB यूनिट एनवायरमेंट जियोलॉजिकल हेरिटेज दिखाने के लिए है, टेंशन ही नहीं लेने का। आपको पता है ऑलरेडी क्या लिखना है, वो बस एक दिखाने का लाइन है कि अच्छा इस किताब को हमने दिया है आपको, इसका भी कोई यूज है, वो दिखाने के लिए लाइन्स होती है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? सिंपल सी चीज है, हम बहुत हिस्टोरिक प्लेसेस अपना देखते हैं जहां पे लोग उन जगहों का वैल्यू नहीं करते हैं, जाके अपना प्यार दिल आशिक ऐसे करके ए लव्स एस एम लव्स समथिंग ऐसे ऐसे करके, मतलब हार्ट एरो ये वो कितना कुछ बना के आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे पान थूक के आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे खाना खाते हैं और कचरा फेंक के आ जाते हैं। सो पीपल डोंट इवन थिंक ऑफ प्रिजर्विंग दीज हिस्टोरिकल प्लेसेस या ऑल दीज नेचुरल रॉक फॉर्मेशन, लैंडफॉर्म्स, जितने जगह है नेचर से रिलेटेड जगह हैं, इनको प्रिजर्व करने के बारे में नहीं सोचते। Thus you are writing a letter to the editor. Again फॉर्मेट सेम है, इंट्रोडक्शन को गटक के पी चुके हो वही यूज कर लो। बॉडी में क्या लिखना है? बॉडी में ये सारी चीजें लिख सकते हो कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ये हमारा वो होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होना चाहिए कि हम लोगों को अवेयर करें ऑफ व्हाट शुड बी डन एंड शुड नॉट बी डन टू प्रिजर्व दीज हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो ये सारी जैसे जगहें हैं ना, रॉक फॉर्मेशंस हो गए, जैसे भीमबेटका बोल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे जगहों में व्हेन यू सी दोज रॉक्स, व्हेन यू ऑब्जर्व दोज रॉक्स, उसमें बहुत कुछ है। एक तो वो रॉक्स अलग अलग मिनरल्स एंड मटेरियल्स से बने हुए हैं, ऊपर से हिस्ट्री को रिलेट करके वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, रॉक पेंटिंग्स है एंड मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देम। लेकिन लोग उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनका प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर देखभाल नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो खराब होने लगेंगे। विथ टाइम वी हैव टू कंजर्व इट। तो इन चीज का इंपॉर्टेंस आप बताओगे, है ना। फिर यू विल से कि कैसे इसका अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं लोगों में, कैसे हम वहां पे बेटर सिक्योरिटी सिस्टम लगा सकते हैं तो एंश्योर कि लोग वहां पे कुछ खराब काम ना करे, स्क्रिबल ना करे, कचरा ना करे, ये सारी चीजें बोल सकते हो। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स, वो सिक्योरिटी वगैरह रखना, सीसीटीवी कैमरा लगाना, फाइन चार्ज करना, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल राइटिंग है आई गेस, आर्टिकल हाँ क्या है? इमेजिन योर विठल के ऑफ क्लास 10 राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन टॉपिक अचीविंग होलिस्टिक वेलनेस, the key to happy life, emphasizing the role of physical health, mental well-being, positive lifestyle habits and natural remedies. Explain how these factors contribute to a balanced and fulfilling life and suggest practical steps for incorporating them in your daily routine. You may use your own ideas along with the given clues and your reading of MCB Unit 1 Health and Wellness. Again, आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ ना। सबसे बेस्ट चीज
पता है क्या होता है सवाल में, जब आपके पास क्लूज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपके पास क्लूज प्रेजेंट है, आराम से पूरा आपका आर्टिकल मेजरली इन क्लूज से ही बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अचीविंग होलिस्टिक वेलनेस द की टू हैप्पी लाइफ। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, एक आर्टिकल लिखना, आपको आर्टिकल का फॉर्मेट पता है ऑलरेडी। अब इंटरनल बात, अंदर की बातें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या है होलिस्टिक वेलनेस, की एस्पेक्ट, सिंपल हैबिट्स कैन इंप्रूव वेलनेस, एक्शनेबल वेज नीडेड टू इंटीग्रेट वेलनेस। इसमें ना बहुत आसान सी कुछ चीजें बेसिक लिख सकते हो। नंबर 1, होलिस्टिक वेलनेस मतलब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर वे में वेलबींग होना बहुत जरूरी है। फिजिकल वेलबींग कैसे कर सकते हैं, मेकिंग श्योर कि प्रॉपर रेस्ट हो रहा हो, प्रॉपर फूड इनटेक हो रहा हो, एक हल्का एक्सरसाइज हो रहा हो अपने डेली लाइफ में, चाहे वो वॉक हो, कोई स्पोर्ट हो, कुछ भी हो। फिजिकल वेलनेस इन तीनों से हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, ठीक है, इन चीजों से आगे। हाइड्रेटिंग से याद आया, गाइस पानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ। एनीवेज, कमिंग बैक, मेंटल वेलनेस कैसे कर सकते हो, कीपिंग योरसेल्फ हैप्पी, कीपिंग योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री। खुद को स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते हैं, बहुत पढ़ाई है, बहुत काम है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन काम तो हर किसी के लाइफ में, आप अभी छोटे हो, इतने से Q2 से रॉक स्टार्स हो मेरे, है ना। अभी आप जब स्कूल कॉलेज खत्म कर लोगे तब आपको पता चलेगा काम किसे कहते हैं। तो काम तो होगा ही लाइफ में, बट यू मस्ट नो हाउ टू मेंटली बैलेंस योर सेल्फ, कि काम ज्यादा हो रहा है, रिलैक्स करते हैं, काम डाउन, पॉज ले लो लाइफ में, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर काम पे वापस आएंगे। मेंटल वेलनेस, स्टेइंग हैप्पी, स्टेइंग पॉजिटिव, चीजें, ऐसी चीजें करो जो खुश रखे, जो चीजें आपको दुख दे रहे हो उनको टाटा बाय बाय कर दो लाइफ से, ठीक है। तो मेंटल वेलबींग होना जरूरी है। इमोशनल वेलबींग होना बहुत जरूरी है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप किन के साथ रह रहे हो, वो चीजें देख लो। सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। अब इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल्स, जैसे रोज सुबह उठो, अगर अर्ली मॉर्निंग स्कूल है तो स्कूल जा रहे हो, वापस आ रहे हो, उसके बाद अच्छा सा एक फूड डाइट मेंटेन करो, दिन में हेल्दी डाइट मेंटेन करो, जंक खाना मत खाओ, ये एक हो गया। दूसरा, मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज और वॉक्स एवरी डे, वंस अ डे, ठीक है। पानी का एक मिनिमम 2 से 3 लीटर इनटेक आप रोज कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रख लो। ये सारी वेज है कैसे आप खुद के लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हो, एंड यू कैन लीड अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, यू आर कादम्बरी राव, क्लास 10, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक स्पेस ट्रैवल, एक्सेसिबल टूरिज्म और अ रिस्की एडवेंचर, हाईलाइट द पोटेंशियल बेनिफिट एंड challenges of making space travel available to the general public, discuss whether space tourism should be pursued considering its environmental impact, safety concerns and accessibility. Conclude with your opinion on whether it is a step forward or a risk not worth taking. तो उसमें की पॉइंट्स क्या क्या है, पोटेंशियल बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड कंसर्न, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रीक्वेंट रॉकेट लॉन्चेस, कार्बन एमिशन, पोल्यूशन एक्सेट्रा, एक्सेसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिंग इनइक्वालिटी, safety risk, key considerations, should resources be focused on improving condition on earth instead. यहीं से आपको मेजरली मिल जा रहा है। ये वाले थोड़े वेग थे क्योंकि वो वेज एंड आइडियाज आपको अपने से लिखने थे, यहाँ पे क्लैरिटी पूरी दी हुई है कि अगर स्पेस ट्रैवल शुरू करवाई जाती है, विल इट बी अ गुड थिंग टू डू और नॉट। तो उस हिसाब से आप अपना ओपिनियन जरूर लिख सकते हो। मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर स्पेस ट्रैवल होता है, पहला चीज वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी अ कॉस्टली थिंग। तो इनइक्वालिटी या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओनली द रिच पीपल और द पीपल विथ गुड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल बी एबल टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ जर्नी। जिनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, वो इस चीज के लिए नहीं जा पाएंगे। दूसरा चीज जो है, इट लाइक रेगुलर, जैसे यहाँ पे कहा गया है रेगुलर लॉन्च ऑफ रॉकेट्स
अगर हफ्ते में 5 दिन रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इमेजिन एक रॉकेट लॉन्च में कितना ज्यादा स्मोक एमिट होता है, कार्बन एमिशन होती है, पोल्यूशन होता है। एवरी डे के बेसिस में रॉकेट लॉन्चेस हो रहे हैं, सो दैट विल लीड टू सो मच ऑफ पोल्यूशन एंड सो मच ऑफ एमिशंस कि दैट कैन बिकम वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ। तो ये एक चीज हो गया। एक चीज अच्छी भी ये हो गई कि बच्चे अगर जा रहे हैं तो दे कैन लर्न अ लॉट अबाउट स्पेस, लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा बच्चों का, है ना, कि हम शायद स्पेस रिसर्च करें, स्पेस को लेके कुछ पढ़ाई करें एंड ऑल। दे विल गेट मोर मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड। पॉजिटिव चीज है वो भी है। यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर मोर which is outside this earth। धरती से भी बाहर क्या क्या है क्या नहीं है उस चीज का अवेयरनेस क्रिएट होगा, अगेन अ गुड थिंग। तो पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों है, बट आपको एक ओपिनियन भी देना है आर्टिकल में क्योंकि पूछा जा रहा है। तो माय ओपिनियन इज इट इज नॉट अ रिस्क वर्थ टेकिंग, क्योंकि लोग एक टाइम के बाद उस चीज को भी फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे एंड देन दे विल मे बी मिसयूज इट। प्लस पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स तो है ही, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एक सोसाइटी में फिर से। सो इट्स अ रिस्क नॉट वर्थ टेकिंग। रादर हम उस पैसे से, जिस पैसे को इस चीज में इन्वेस्ट करेंगे ना, उस पैसे से धरती के बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, काफी कुछ बोल दिया, फ्रेम करके लिखने का काम आपका है। आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। ओके, हियर वी आर विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ लिटरेचर। तो कितने जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम यार। चलो चलो इस पे भी शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी, लिटरेचर। बहुत आसान होने वाला है ये भी, बट विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है पहला सवाल? ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। I thought you'd pick fruit for a living, I said. We do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often we show visitors through the town to Juliet's Tomb and other places of interest. All right, I smiled. You take us along. As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough and in many ways quite artless. Jacopo was as lively as a squirrel. Nicola's smile was steady and engaging. Yet, in both these boyish faces, there was a seriousness which was far beyond their years. आराम से समझ आ गया कि टू जेंटलमैन ऑफ वरोना वो मेंशन भी है। सवाल क्या है? बहुत आसान से सवाल है। What might have been the most likely tone of the statement, I thought you picked fruit for living? इस स्टेटमेंट का मोस्ट लाइकली टोन सरप्राइजिंग हो सकता है, अम्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि नरेटर को लगा था कि ये लोग बस स्ट्रॉबेरीज या फ्रूट्स बेचते हैं रास्ते में। इनको नहीं पता था कि ये कॉबलर का काम, जूता पॉलिश का काम करते हैं या टूर गाइड का भी काम करते हैं। तो अम्यूजिंग या सरप्राइजिंग टोन कह सकते हैं। Why did Nicola glance hopefully at the narrator? Nicola glanced hopefully at the narrator because उसके दिल में ये ख्वाहिश थी, ये आशा थी कि शायद the narrator would hire them as their टूर गाइड। ठीक है, कि यहाँ ये जा सकते हैं, तो गाइड के हिसाब से अगर वो उनको हायर कर लेते हैं then they'll be able to earn a little more amount. It is a source of income for them. इसीलिए निकोला was hopeful कि उसको और जैकोबो को गाइड की तरह हायर कर लिए। What does the boys' willingness to engage in multiple tasks reveal about their attitude towards life? It shows that they're very dedicated, very hardworking, and they do not think about their age, but they are wanting to work hard and improve their lifestyle. What does the narrator's growing interest in the boys suggest about his perception of them? अच्छा, the narrator's perception, narrator का बच्चों की तरफ क्या थॉट था, क्या परसेप्शन था, वो ये था कि these kids, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि they were छोटे बच्चे, लेकिन there was some sort of a maturity which was beyond their age. मतलब ये बच्चे ही है, 11, 12, 13 साल के बच्चे, लेकिन the sort of work they were doing, the kind of seriousness that they had in them, वो maturity आप इतने छोटे बच्चों से expect नहीं करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, ओके, माय नेम इज Ozymandias, king of kings. Look upon my work, ye mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. Ozymandias का
जो भी एक्सट्रैक्ट है अपना. लेट अस सी द क्वेश्चंस. हाउ डज द फ्रेज किंग ऑफ किंग्स रिफ्लेक्ट ओzymandias परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ? ओzymandias खुद को बहुत महान समझता था कि मैं राजाओं का राजा हूं, मुझसे बड़ा राजा, मुझसे शक्तिशाली, मुझसे पावरफुल कोई नहीं है यहाँ पे, है ना. मेरा दबदबा है इस इलाके में या पूरे जगह में, मुझसे बड़ा राजा कोई नहीं है इस जहां में. तो ही थॉट टू फुल ऑफ हिमसेल्फ, ही फेल्ट कि उससे ज्यादा किसी राजा ने अचीव नहीं किया है. बाकी सारे राजा जो भी थे ना वो उसके नीचे के थे. नोबडी वाज इक्वल टू हिम और बियॉन्ड हिम. What does the line "Look upon my work, ye mighty in despair" imply about Ozymandias' intentions for future rulers? फ्यूचर रूलर्स के लिए ओzymandias का जो ये लाइन था ना वो ऐसा दिखा रहा है कि ओzymandias ऐसा कहता है कि जो भी होने वाले राजा वगैरह है ना, कोई बात नहीं, यू लुक अपॉन टू मी, मेरे जैसा होना चाहोगे आप, कि मेरे तरह, मेरे जितना अचीवमेंट्स है, मेरे जितना स्ट्रेंथ ये आपके पास भी हो, लेकिन आप बस देखोगे और जलोगे, क्योंकि आप ये अचीव तो नहीं कर पाओगे, मुझसे महान तो नहीं बन पाओगे. That was Ozymandias' perception about himself and intentions for future rulers. How does the imagery of boundless and bare and lone and level challenge Ozymandias' boast? बाउंडलेस, बेयर, लोन एंड लेवल सैंड्स, ये आइसोलेशन, लोनलीनेस, इन चीजों को दिखा रहा है, ठीक है. वेर एज ओzymandias खुद को इतना महान कह रहा है, तो दैट क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट कि मतलब एक चीज वो बोल रहे हैं बट दिख कुछ और रहा है. लाइक ही इज सेइंग आई एम दिस, आई एम दैट, मैं इतना महान हूं, मैं उतना महान हूं, लेकिन हिज स्टैचू इज स्टैंडिंग समवेयर जहां उसके महानता को देखने के लिए कोई है ही नहीं. इट्स जस्ट स्टैंडिंग इन अ वेरी लोनली प्लेस, देयर इज नोबडी टू इवन लुक एट द पर्सन एंड ऑल. ठीक है. व्हाट मैसेज डज द फ्रेज नथिंग बिसाइड रिमेन्स कन्वे अबाउट ह्यूमन एम्बिशन? यही है कि सब नश्वर है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. ह्यूमन एम्बिशंस हो या कोई भी चीज हो, हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, हम अचीव भी करते हैं, बट टाइम के साथ वो फेड अवे हो जाती है. ठीक है, इट फेड्स अवे विद टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डियर डिपार्टेड का सवाल है, कौन से पार्ट का है? जॉर्डन, व्हाट ब्यूरो वाज दैट फादर? व्हाई माय ब्यूरो द वन आई बॉट? Was it that one, father? Ah, it's that. What's it doing here? A pause. The clock on the mantelpiece strikes 6. Everyone looks at it. Drat me if that isn't my clock too. What the devil's been doing or going on in this house? Ben, well, I'll be hanged. Mrs. Jordan, I'll tell you what's going on in this house, father. Nothing sort of robbery. Elizabeth, Slater कहती है, be quiet, Elizabeth. Mrs. Jordan, rising. I'll not be quiet. Oh, call it double-faced. Henry. Now, Elizabeth. Mrs. Jordan. And you too? Are you such a poor creature that you must do every dirty thing she tells you? Mrs. Slater, rising. Remember where you are, Elizabeth. Henry, rising. Come on, no quarreling. तो दोनों बहनों में बहुत गंदा झगड़ा चल रहा है और ठीक है. फादर को कुछ बताया जा रहा था, मिस्टर एबल को बताया जा रहा था कि चोरी हो रही है आपके घर से, आपकी ही बेटी कर रही है. तो लेट्स सी द क्वेश्चंस. व्हाट डज द डायलॉग बिटवीन जॉर्डन एंड स्लेटर रिवील अबाउट द रिलेशनशिप? ये रिवील होता है कि दे वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड वो रिवेंजफुल है, वो एक दूसरे को बात सुनाने के लिए कभी झिझकते नहीं थे. दे कुड से एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू ईच अदर टू डिमीन द अदर वन. ठीक है. What is Mrs. Jordan implying about Henry when she says, and you too, are you such a poor creature that you must do every dirty thing she tells you? Okay, Mrs. Jordan या Elizabeth यहाँ पे हेनरी के बारे में ऐसा कहना चाह रही है कि तुम तो इसके पति हो, तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अपना वैल्यू नहीं है क्या कि जो बीवी बोलेगी वही मैं करूंगा? मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है तुम्हारा, जैसा बीवी बोले बस वही करता चलता हूँ, ये बोली ऐसा करो तो वैसा किया, वैसा ऐसा करो तो वैसा किया. तो she is trying to show that he is baseless. How does Mrs. Jordan accusation of robbery impact the atmosphere of the scene in the extract? Jordan's accusation of robbery impact the atmosphere of the scene. हाँ, तो जॉर्डन ने जैसे ही कहा कि आपकी बेटी आपके ही घर में चोरी कर रही है, ऐसा कुछ सीन है, तो सीन गर्म, मतलब एकदम
तड़कता भड़कता होने लगा, एकदम तड़के वाला मसाला होने लगा है, मसाले वाला तड़का, सॉरी, कि हाँ हाउ कैन यू से दिस। एक बहन चिल्ला रही है, दूसरी बहन मैं चुप नहीं करूंगी, नहीं तुम चुप करो, याद रखना तुम मेरे घर में खड़ी हो, हाँ नहीं तुम क्या कर लोगी। तो सिचुएशन इंटेंस हो गया है, हीटेड अप डिस्कशन चल रही है, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से फाइट करने वाला सीन चल रहा है। What does Abel's reaction to finding his possessions in the living room suggest about his awareness of his daughter's intention? Abel Merriweather, the father of these two girls, I mean women, उनका रिएक्शन ऐसा था कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर वो मर जाते हैं या कुछ है, इनके बेटियां इनके प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हुए हैं, ठीक है। तो he gets to know about their greed. That is the reaction. He gets to know about their greed, the greed of his daughters. अच्छा, लॉन्ग आंसर्स इधर है, ये 2 मार्कर है, चलो जल्दी कर लेते हैं। Support the view that the villagers were active participants in supporting Mrs. Packletide ambition in the story. Packletide tiger, okay. Villagers जो थे, they were active participants in supporting Mrs. Packletide. क्यों? क्योंकि उनको एक तो पैसे मिलने वाले थे कि अगर Mrs. Packletide ने प्रॉपरली उसको शूट कर दिया और it becomes very believable कि उन्होंने खुद ने मारा है ढूंढ के, तो the villagers were going to get paid for it. Villagers ऐसे ही बहुत खुश थे, excited थे, and they had to make it look very believable कि हाँ वो आ रही है, वो हंट करने वाली है. That is the reason why the villagers were very active participants कि हाँ हमारे जंगल में एक आई है और वो शिकार करने आई है, like high class society की औरत and this and that. Explain briefly how the story Pottle Babu portrays conflict between materialistic reward and self-satisfaction. इस चैप्टर में हमें दिखता है पॉटल बाबू पहले बहुत निराश होते हैं कि इतना छोटा रोल और उसका उतना ही छोटा पेमेंट है. ही इज वेरी लाइक अपसेट अबाउट इट, लेकिन ही सून रियलाइजेस कि पार्ट को सही से प्ले करने का अपना एक सेटिस्फैक्शन है. चाहे पैसे कितने भी मिले, चाहे रोल जैसा भी हो, इफ यू डू योर वर्क इन द परफेक्ट वे, वो जो सेटिस्फैक्शन दिल में मिलता है ना कि मैंने अपना काम बहुत सही किया है, that satisfaction is a higher reward compared to the money that you would get. तो ये realization इस chapter में दिखाता है, ठीक है. How does the mood shift throughout the story? The letter. तो letter का mood ऐसे shift होता है कि initially थोड़ा saddening रहता है कि हमारे जो अली भाई साहब है वो अपने बेटी को मिस करते हैं शादी के बाद, and then he becomes very upset. ग्लूमी सीन रहता है. देन ही बिकम्स सिक. तब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हाँ इतने सालों से ये हर रोज सुबह में लाइक पोस्ट ऑफिस के बाहर आके खड़ा रहता है, वेट करता है चिट्ठी का. पीपल मॉक हिम, बट सून दैट मूड शिफ्ट्स टू सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर टिल द एंड. क्योंकि थ्रू आउट द एंडिंग क्या होता है, पहले लोग अली का मजाक उड़ाते हैं, फिर जो पोस्ट मास्टर होता है उनके साथ भी कुछ सिमिलर चीजें होने लगती है. वो भी अपने बेटी के चिट्ठी के लिए वेट करते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी बीमार है, एंड उनको भी उनका चिट्ठी नहीं मिल रहा होता है. तो दिस इज शोइंग शेयर्ड ह्यूमन सफरिंग्स, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे के साथ ऐसा हो रहा है, पूरे दुनिया भर में ये वन सेम टाइप ऑफ सफरिंग हजारों लोग फेस कर रहे होते हैं, है ना. कि जहाँ पे पहले के टाइम में स्पेशली ऐसा था कि कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट था. एक इंसान किसी के चिट्ठी के लिए, किसी के एक मैसेज के लिए मतलब महीने दर महीने वेट करते रहते थे कि कुछ तो अपडेट मिल जाए, कुछ तो पता चल जाए, क्या हाल है, ठीक है नहीं है, जिंदा है, क्या है. तो शेयर्ड स्ट्रगल, शेयर्ड सैडनेस, ये सारी चीजें दिखती है हमें इन दिस स्टोरी, ठीक है. How does the author use technology as a plot device in the story virtually too? Plot device में टेक्नोलॉजी को वर्चुअल रियलिटी के थ्रू यूज किया जाता है. जैसे हमें VR का पता है ना, हम ऐसे ग्लास लगाते हैं और गेम में चले जाते हैं, एंड इट गिव्स अ वेरी रियलिस्टिक फील एज इफ यू आर इनसाइड द गेम. तो वो वर्चुअल रियलिटी को यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज किया गया है टू शो एज अ प्लॉट डिवाइस, क्योंकि VR के बिना ये होता नहीं,
है ना। सेबेस्टियन का जो गेम था, मतलब दोनों बच्चे एक ही गेम में आए, किसी का एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसका मेमोरी उस गेम में ट्रांसफर हो गया, एंड दिस चाइल्ड कुड प्ले विद दैट एक्सीडेंट वाला बच्चा। कैसे? थ्रू VR। ठीक है, तो मेन आंसर यहाँ पे वो VR, वर्चुअल रियलिटी का गेम है। What role does the Bog's audience play in the downfall of the Nightingale in the poem? बॉग का जो ऑडियंस था ना, दे इनिशियली, दो पार्ट में, पहले पार्ट में यह है कि वो इनिशियली नाइटिंगेल के गाने को बहुत अप्रिशिएट करते थे, इतना अप्रिशिएट करते थे कि नाइटिंगेल कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाई जाती थी कि मैं और अच्छा कैसे गाऊं, और अच्छा कैसे गाऊं, तो और अच्छा और लंबा पूरा रात गाने के लिए वो प्रैक्टिस करते रहती थी। एंड सेकेंड पार्ट में ऐसा था कि फ्रॉग जो था, फ्रॉग के दबाव में आके इतना उसने प्रैक्टिस कर लिया था टू इम्प्रेस द ऑडियंस कि एक टाइम पे ऑडियंस को उसका गाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका गला बेसुरा होने लगा था, हार्श होने लगा था। अब ऑडियंस को रिटेन करने के लिए, कि पहले तो ऑडियंस इतनी खुश होती थी, अब क्यों नहीं हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ऑडियंस को खुश करने के लिए वो और ज्यादा दिक्कत लेती है, और ज्यादा मेहनत करती है, ज्यादा प्रेशराइज करती है खुद को, एंड शी डाइज। तो ऑडियंस का पार्ट दोनों ही टाइम में बहुत ज्यादा था। इनिशियली इतना प्रेज कर रहे थे कि उस प्रेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये अपने आप को पुश करती थी, लास्ट में वो पसंद नहीं कर रहे थे, पसंद करवाने के लिए खुद को पुश कर रही थी। How does the structure of a Shakespearean sonnet enhance the impact of the poem, nor marble nor the glided monuments? इसका बहुत सिंपल आंसर है कि लास्ट में एक राइमिंग कपलेट है, उसका एक अलग कंक्लूजन है, मतलब अलग मतलब सेपरेट कंक्लूजन है। बाकी पूरे पोएट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट शोकेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स ओवर मटेरियलिस्टिक थिंग। मतलब अगर आप पोएट्री में या वर्ड्स के थ्रू या लिटरेचर के थ्रू किसी को अमर करते हो तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, कंपेयर टू अगर आप किसी के लिए मॉन्यूमेंट, स्टैचू, ये सारी चीजें बनवा रहे हो तो थ्रू द एंटायर पोएट्री स्ट्रक्चर का जो यूजेज है, सोनेट का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के थ्रू द पोएट हैज शोन कि कैसे वर्ड्स कैन बी अ बेटर प्लेटफॉर्म और अ बेटर वे टू इमॉर्टलाइज योर लव्ड वंस। एंड लास्ट का राइमिंग जो कपलेट है उसमें वो फाइनली कंक्लूड करते हैं कि आई एम बीइंग एबल टू इमॉर्टलाइज माई लव्ड वंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, एंड ये इस वे में होगा कि वो लाइफ लॉन्ग इमॉर्टलाइज होकर रह जाएगा, कभी भी नहीं मिटेगा, विथ टाइम भी नहीं मिटेगा ये। ठीक है, लास्ट का 2 लॉन्ग आंसर 8 मार्क का क्वेश्चन है, एक। ठीक है, तो यू हैव टू एक्चुअल इन द पेपर यू हैव टू आंसर एनी वन, बट हम दोनों डिस्कस करेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स। Discuss how the supernatural is portrayed in the drama excerpt Julius Caesar and A Shady Plot, and examine how these portrayals serve to influence the character actions and the progression of the work in each of the plot in each work. अच्छा, पहले जूलियस सीजर का अगर बात करें तो जूलियस सीजर में सुपरनैचुरल कैसे आया था? उसके बीवी के सपने में, कपूर्निया के सपने में जो ऐसे भूतिया चीजें हो रही थी, ग्रेव से निकल के कुछ आ रहा है, ग्रेव ओपन हो जा रहा है, तो उसके सपने में सुपरनैचुरल चीजें हो रहा था। एंड दैट वॉज एन इंडिकेशन कि मेरे पति के साथ या जूलियस सीजर के साथ कुछ खराब होने वाला है। दैट वॉज एन इंडिकेशन ऑफ बैड ओमेन, खराब चीजें होना, ये सारी वे में। लेकिन शेडी प्लॉट का अगर हम बात करें, उसमें सुपरनैचुरल चीजें कैसे हो रही थी? उसमें एक भूतनी को ही डाल दिया था, हेलेन नाम की भूतनी को ही डाल दिया था। And it was a very humor and satirical tone of this chapter. शेडी प्लॉट में वहां पे इतना सीरियस कुछ नहीं हो रहा था, इतना बैड ओमेन, ये हो जाएगा, किसी को खतरा है, ऐसा है, ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। शेडी प्लॉट में एक भूतनी थी, लेकिन ह्यूमरस चीज वॉज वो भूतनी मरने के बाद आफ्टर लाइफ के बारे में बता रही थी कि कैसे वहां पे भूतनियां, भूत सारे परेशान थे, वो ओजा बोर्ड से लोग उन्हें बुला रहे थे तो वो परेशान हो चुके थे, एंड कैसे वो राइटर्स एक ब्लॉग चला रहे थे, राइटर्स का असेंबली चला रहे थे कि दे वुड गो एंड हेल्प ऑल द राइटर्स हु आर
alive in this earth, है ना? तो these are the two ways in which supernatural is portrayed in both the dramas, and how they influence the character. Okay, character influence ऐसे हो रहा था कि जूलियस सीजर को उस सुपरनैचुरल का जो ओमेन था या जो बैड ओमेन फील कर रही थी कैपुर्निया, उन चीजों को उसने क्या बोलूं इग्नोर किया. He did not pay attention to it. He was like, मैं जूलियस सीजर हूं, मुझे इन सारी चीजों से डर नहीं लगता, फर्क नहीं पड़ता. I don't care about all these things. And eventually he actually dies. ठीक है, मतलब जो सुपरनैचुरल चीजें सपने में आके उनको वार्निंग दे रहे थे, वही सच प्रूव हुआ when he did not listen to it or did not agree to it. Whereas शेडी प्लॉट में हेलेन को चुप करवाने के लिए, ताकि यहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर थे वो अपनी बीवी को खुश रख सके, लावण्या को खुश रख सके, उस वजह से वो भूतनी को प्लीज करने का कोशिश कर रहे थे कि भाई भूतनी मैं क्या करूं, बोलो, ताकि तुम हमें परेशान करना छोड़ दो, मुझे परेशान ना करो, मेरी बीवी खुश रहे, मेरी बीवी को दिक्कत ना हो, है ना? तो ही वॉज ट्राइंग टू फॉलो वट एवर हेलेन वॉज सेइंग. एक सुपरनैचुरल सेइंग्स को या ओमेन्स को फॉलो नहीं कर रहा था, दूसरा वॉज कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग द सुपरनैचुरल एंटिटी. ठीक है, लास्ट सवाल. Both poems, The Rime of Ancient Marina and Snake, depict the killing or harm of an innocent creature. Compare how the poets use these actions to reflect on human guilt and morality. ठीक है, Rime of Ancient Marina में जो हमारा मरीनर है उसने एल्बाट्रॉस को मार दिया, और एल्बाट्रॉस को मारते ही आफ्टर अ वाइल उन्होंने देखा कि उनके ऊपर क्या हो गया, डार्कनेस छाने लगी. दे स्टार्टेड सीइंग नेगेटिव थिंग्स, उनके साथ बुरी चीजें होने लगी, एंड दे कुड नॉट कंटिन्यू देयर जर्नी. उनका जर्नी स्टैंड स्टिल पे आ गया था, तो खराब चीजें होने लगी थी. एंड द मरीनर रियलाइज्ड इट लेटर, एंड इतना लेट रियलाइज करने की वजह से पछतावा करना पड़ रहा था उन्हें. पछतावा कैसे कर रहे थे वो, हर बार अलग अलग लोगों को उन्हें उनकी कहानी बतानी पड़ रही थी कि उन्होंने एल्बाट्रॉस को मारा एंड ही वाज गिल्टी अबाउट इट एंड ऑल, ताकि वो उस चीज से छुटकारा पा सके, उस गिल्ट से छुटकारा पा सके. इसके लिए ही हैड टू गो ऑन टेलिंग द स्टोरी टू पीपल. ठीक है, उसको इनिशियली पछतावा नहीं हुआ था, बहुत लेट पछतावा हुआ था कि उसने उस बर्ड को क्यों मारा एंड ऑल. वेयर एज व्हेन यू सी द पोएट्री स्नेक, इसमें हमारे जो नरेटर मतलब पोएट है ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने स्नेक को देखा एंड अल्टीमेटली ही डिड ट्राई टू किल द स्नेक, है ना, बट वो क्या था, वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट, मतलब सोसाइटी ने सिखाया ही ऐसा हुआ है कि सांप दिखे तो मार दो. The poet did not want to harm the snake. Poet was welcoming the snake कि ये मेरा विजिटर है and all. लेकिन सोसाइटी ने ऐसा ब्रेन को फंक्शन कर दिया था कि सांप दिखे तो मार दो वरना खुद को ना हार्म कर दे. तो उस हिसाब से it did try to hurt the snake when the snake was going away. And इस चीज का गिल्ट या रिपेंट उन्हें तभी हो गया था. And he regretted कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, मैंने सोसाइटी का क्यों सुना, मतलब सोसाइटी ने जो अपने माइंड को मेरे ट्रेन कर दिया था, मैं उस चीज पे क्यों अटक गया, आई शुडंट हैव डन दैट. वो तभी ही उस चीज का गिल्ट फॉलो करने लगे थे या फेस करने लगे थे. ठीक है, these are the main pointers of all the questions. We are done with our literature section as well. अब हम आएंगे हमारे आखिरी सेक्शन ऑफ द डे के लिए, विच इज द सेक्शन ए ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसमें पैसेज पहले पढ़ेंगे या क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, क्या बोलती हूँ मैं हमेशा. आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा ना, कोई बात नहीं, एक लेक्चर लगी हुई है 11th के चैनल पे, नेक्स्ट टॉपर्स के 11th के चैनल पे, वो है साइंस वाले में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर. उसमें टिप्स और ट्रिक्स तो है ही, बट उसके अलावा आपके लेक्चर्स में तो आपको मिल ही जाते होंगे, है ना. तो मेरा टिप नंबर 1 हमेशा ये रहता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को समझो, उन कीवर्ड्स को पैसेज में ढूंढो. तो वही चीज अभी हम करेंगे. हम डायरेक्टली पैसेज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पहले क्वेश्चन देखने वाले हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, Why is Greenland referred to as an open refrigerator door or thermostat for a warming world? तो
तो यहां पे हमारा की फ्रेज क्या है? ग्रीनलैंड को क्या बोला जा रहा है? ओपन रेफ्रिजरेटर डोर और थर्मोस्टेट, पैराग्राफ 1 में है। ग्रीनलैंड को ओपन रेफ्रिजरेटर डोर क्यों कहा जा रहा है? ऑप्शंस है अपने पास। कंट्रोल्स ग्लोबल टेम्परेचर डायरेक्टली लाइक अ थर्मोस्टेट, इट इज वार्मिंग एट द सेम रेट एज द रेस्ट ऑफ द ग्लोब, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न, इट एक्सपीरियंसेस वार्मिंग बट हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल वेदर पैटर्न। अभी हम नहीं कह सकते, पैसेज हमने नहीं देखा है, बट की फ्रेज हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट सवाल क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग करेक्ट विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके, in the line Greenland plays an outsize role, the word outsize, ये लाइन को हम ढूंढेंगे, indicates an unusually large impact or importance slash a role that exceeds expectation or norms slash a disproportionate influence compared to its size। ये भी हम पैराग्राफ 1 में देखेंगे। ऑल्दो इसका आप कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो, बट फिर भी आरसी है तो पैसेज देख लेंगे। Next, give 2 reasons why other countries might be interested in Greenland's rare earth mineral and resources। ये हम देखेंगे पैराग्राफ 2 में। की फ्रेज मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये फ्रेजेस को हम लोकेट करेंगे पैसेज में। What does Eric Rignott mean by ridiculous in the phrase a ridiculous amount? पैराग्राफ 2 में है, ठीक है। Select the correct option to complete the answer. It means that the ice is unnecessary and excessive, vast and overwhelming in quantity, beyond what scientists can measure, challenging to fully comprehend। ठीक है, की फ्रेजेस फर्स्ट 4 क्वेश्चंस का देखा हमने। नेक्स्ट क्या क्या है? Complete the following with correct option। Okay, the phrase locked inside, ओई the phrase locked inside brings up the imagery of what? Locked inside brings up the imagery of what? A vault emphasizing security and value, box symbolizing concealment and mystery, room highlighting stored abundance, warehouse showcasing accessibility and volume। देख लेंगे। What would be the most suitable title for paragraph 3? ये paragraph 3 पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। Greenland's changing climate and ecosystem, rising sea level and climate impact of Greenland, Greenland's ice melt, a threat to global energy balance, Greenland's melting ice, a growing concern for the 21st century। ठीक है, पैराग्राफ 3 पढ़ के ही पता चलेगा। Which phrase from paragraph 4 bears evidence to the fact that Greenland plays a critical role in controlling the AMOC? ठीक है, ये भी देख लेंगे। Fill in the blank by choosing the appropriate from paragraph 4. Paragraph 4 includes a dash by Jennifer Francis. Okay. Why does Holland describe Greenland as eye-watering? Answer in 30 to 40 words. Paragraph 5. Sorted. अब हम इन phrases को passage में locate करेंगे, ठीक है? इन phrases को अब हम passage में locate करेंगे। So let's read it now. Remote, icy and most pristine Greenland plays an outsized role in the daily weather experienced by billions of people and in the climate changes taking shape all over the planet. Think of Greenland as an open refrigerator door or thermostat for a warming world, and it's in a region that is warming 4 times faster than the rest of the globe, said New York। देखो, region that is warming 4 times faster than the rest of the globe। ठीक है, मिल गया। See, Greenland plays a big role in the daily weather experienced by millions of people and in the climate change taking shape all over the planet। तो आपको पहला आंसर तो आई थिंक मिल गया होगा। Locked inside are valuable rare minerals needed for telecommunication as well as uranium, billions of untapped barrels of oil and a vast supply of natural gas that used to be inaccessible but is becoming less so. Many of the same minerals are currently being supplied mostly by an Asian country, so other countries are interested.
But more than oil, gas, or minerals, there is ice. A ridiculous amount, said climate expert Eric Rignaud. If that ice melts, it would reshape coastlines across the globe and potentially shift weather patterns in a dramatic manner. Greenland holds enough ice that if all melts, the world's sea would rise by 24 feet. Since 1992, Greenland has lost about 182 billion tons of ice each year, with losses hitting 489 billion tons a year in 2019. Greenland will be a key focus point through the 21st century because of the effect its melting ice sheets will have on sea levels, said Mark Cizre, director of the National Snow and Data Ice Center. It will likely become a bigger contributor in the future. That impact is perhaps unstoppable. Greenland is also changing color as it melts from the white of ice, which reflects sunlight, heat, and energy away from the planet, to the blue and green of the ocean and land, which absorb much more energy. Greenland also serves as the engine and switch on and off for a key current ocean that influences Earth's climate in many ways, including hurricane and winter storm activity. It's called the Atlantic Meridional Overturning Circulation, or AMOC, and it's slowing down because more fresh water is being dumped into the ocean by melting ice in Greenland. A shutdown of the AMOC conveyor belt is a much feared climate tipping point that could plunge Europe and parts of North America into prolonged freezes. If this global current system were to slow substantially or even collapse altogether, as we know it has done in the past, normal temperature and precipitation. प्यास लग गई मुझे. हाँ, कहाँ गए? Normal temperature and precipitation patterns around the globe would change drastically, said climate scientist Jennifer Francis of the Woodwell Climate Research Center. बस हो गया. मेरे बोलने का कैपेसिटी अभी थोड़ा रुकना चाहता है. लाइव क्लास होता तो मजा आता. ब्रेक के साथ साथ करते. बट कोई ना, कर लेंगे आपके लिए कुछ भी. Agriculture would be derailed, ecosystems would crash, and normal weather would be a thing of the past. None of that takes into consideration the unique look of the ice-covered island that has some of the Earth's oldest rocks. I see it as insanely beautiful. It's eye-watering to be there, said Holland, who has conducted research on ice more than 30 times since 2007. Pieces of ice the size of the Empire State Building are just crumbling off cliffs and crashing into the ocean. And also the beautiful wildlife and all the seals and the killer whales. It's just breathtaking. Amazing. मुझे मैक्सिमम आंसर्स मिल गए हैं. अभी वापस में भी क्वेश्चन में आऊंगे ना, आपको भी मिल जाएंगे. क्या क्या है? Let's keep marking along. चलो. Why is Greenland referred to as an open refrigerator? Because Option C. It plays a critical role in influencing global weather and climate patterns. मैंने फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते ही बता दिया था. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? Complete the following with the correct option from the blank. In the line, green line plays an outside role. The word outsized indicates an unusually large impact or importance. ठीक है. It plays a very important role. Give 2 reasons why other countries might be interested in Greenland's rare earth minerals and resources. कारण बहुत सिंपल है कि यहाँ पे like you get essential resources which are important for industries like telecommunication. फिर there like एशियन कंट्रीज पे मेजरली दे आर रिलाइंग, राइट. ये सारे लाइन्स हमने देखे कि दे रिलाई मेजरली ऑन द एशियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ विच और ज्यादा अदर कंट्रीज आर इंटरेस्टेड. व्हाट डज एरिक रिग्नॉट मीन बाय रिडिकुलस? इट मीन्स दैट द आइस इज अननेसेसरी एंड एक्सेसिव, वास्ट एंड ओवरवेलमिंग इन क्वांटिटी. बी इज द आंसर. बहुत ज्यादा आइस, बहुत ज्यादा आइस. नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. चलो.
हाँ, yeah. The phrase locked inside brings up the imagery of what? Vault emphasizing security and value, box symbolizing concealment and mystery, room highlighting stored abundance, warehouse. Vault emphasizing security and value. ठीक है, locked inside. Vault का एक image आता है कि कहीं पे locked inside मतलब there is a vault and it's about security, valuable things and all. What would be the most suitable title for paragraph 3? मेल्टिंग आइस अ ग्रोइंग कंसर्न, क्योंकि फिर ओशन का 24 फीट हाइट बढ़ जाएगा. Which phrase from paragraph 4 bears evidence to the fact that Greenland plays switch on and off वाला एक था ना, switch on and off, let me show. ये रहा, as the engine and on off switch, ये है, this is the phrase, as the engine and on off switch. Fill in the blank by choosing the appropriate option. Paragraph 4 includes a warning by Jennifer Francis कि देख लो भाई आगे क्या होने वाला है, समझ लो, it's a warning coming up for all of you. ठीक है. And why does Holland describe Greenland as eye watering? Eye watering इसलिए कहा था क्योंकि इतना खूबसूरत है. The land surf, land तो नहीं है, ice है पूरा, मतलब the view is so mesmerizing, breathtaking, beautiful. The water animals, deadly whales हो गया या जो भी water animals हो गए, it's all in all a very beautiful, mesmerizing, picturesque scene इसके वजह से. ठीक है, stanza 5 में, I mean paragraph 5 में वो था. If you want to see, here is a look. Unique look of the ice cover island and etc. ठीक है. So first paragraph done. दूसरा वाला पैराग्राफ ये रहा, इसके क्वेश्चंस पहले देखेंगे फिर इस पे आएंगे. चलो क्वेश्चंस क्या है. Why is the tag a hub for livestock trading suitable for the Nagar fair instead of colorful celebration? तो टैग hub for livestock trading suitable for Nagar fair. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग. नॉगर फेयर इज हेल्ड, कितने बार होता है वो हेल्ड कब कितना देख लेंगे. विच इज ट्रू. चांद बावरी इज रेफर टू एज आभा नगरी, इट इज अ रीसेंट कंस्ट्रक्शन और इज एन एंशिएंट स्टेपवेल. ठीक है, देख लेंगे. व्हाट डज द राइटर विश टू कन्वे बाय स्टेटिंग दैट द अबनेरी फेस्टिवल हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी अमंग टूरिस्ट. What might be the most likely reason for the lavish decoration of animals at the Nagar fair? To celebrate cultural heritage of Rajasthan, attract buyers and showcase the animal for trading, compete for the best decorated animal, honor the animal as a part of religious ritual. ठीक है. Fill in the blank. The Mirchi Bazaar. ओए होए होए, हाय हाय मिर्ची. Uff Mirchi. Sorry. Mirchi Bazaar is most likely an attraction at the Nagar fair because it provides a platform for tourist and organizer or farmer and traders to display essential spice. I think ये है, but देख लेंगे. If the Nagar fair highlights trading as its primary focus, what does the Abhaneri festival most likely focus on? ठीक है. What might be the most likely reason why Nagar fair spans across 4 days while Abhineri festival ends in 2? क्या कारण है कि ये नागर फेयर 4 दिन का होता है, अबनेरी फेयर या फेस्टिवल 2 दिन का होता है. ठीक है, देख लेंगे ये भी. ये हो गया. पैसेज पे आता है, चलो पैराग्राफ रीड करते हैं. ट्रेडिंग. रीड द फॉलोइंग fairs and festival. Nagar fair 3rd Feb to 6th Feb. Abhineri festival September 26 and 27. ये 4 दिन का, ये 2 दिन का. ठीक है, let's read about them. Nagar fair 2025. The Nagar fair is the second biggest fair in India, held every year. अच्छा, मार्क करते चलते चलो. Second biggest fair held every year between the months of Jan and February, popularly known as Cattle Fair of Nagpur, as this is where owners gather to trade animals. Approximately 70,000 bullocks, camels, horses are traded every year at this fair. Animals are lavishly decorated and even their owners dress up with colorful turbans. Besides cattle, sheep, horses and even spices are traded. Other attractions include Mirchi Bazaar, largest red chili market of India. Okay. Abhineri festival, named after the village Abhaneri, in Dausa district, which is on 90 kilometers from Jaipur on the Agra road.
This is a 2-day festival, has gained immense popularity amongst the tourists around the globe. Commences with various Rajasthani and local folk performances like Kachi Gori, Kalbelia, Ghumar and Bhavali. The village of Abhaneri was originally named Abha Nagri, meaning city of brightness. The place is popular for Chand Bauri step well, one of the largest step wells built over 1000 years ago. Lovely. बन गया, जल्दी से रीडिंग हो गया, आंसर्स भी कर लेते हैं. चलो. Tag hub for livestock suitable for this instead of colorful celebration because Nagaur फेयर में लाइवस्टॉक दिखाया जाता है ना, कैटल को ट्रेड किया जाता है, स्पाइसेस का ट्रेड किया जाता है. दैट इज द रीजन व्हाई लाइवस्टॉक ट्रेडिंग जो नाम है ये ज्यादा सूटेबल है इंस्टेड ऑफ कलरफुल सेलिब्रेशंस. यहाँ पे ऑलमोस्ट 70,000 बुलॉक्स हो गए, कैटल्स हो गए, काउज हो गए, अलग अलग एनिमल्स, कैटल एनिमल्स को ट्रेड किया जाता है अलॉन्ग विद स्पाइसेस. Complete the following. Nagaur fair is held quarterly, once in 2 years, annually, twice a year. ये एक बार देख लो. Held between months of January and February. Okay, so simple है, annually होगा, एक ही बार होता है, एक year. Held every year, it is held once. तो annually, C is the answer. Which is true. Chand Bauri is referred to as ancient stepwell. C is the answer again. What does the writer wish to convey by stating Abhaneri festival has gained immense popularity? He wishes to convey that इस फेस्टिवल को काफी टूरिस्ट में पॉपुलैरिटी मिला है क्योंकि वहां पे इतने सारे क्या बोलूं मैं, फोक डांसेस एंड कल्चरल चीजें होती है कि टूरिस्ट्स हैव स्टार्टेड बिकमिंग एडमायरर्स ऑफ दीज इवेंट्स. इसीलिए विजिटर्स आते हैं फ्रॉम वर्ल्ड वाइड टू सी दिस फेस्टिवल. What might be the most likely reason for lavish decoration of animals? To celebrate the cultural heritage, to attract buyers and showcase the animals for trading, compete for best decorated animals, या to honor the animals as part of the religious ritual. Simple सी बात है, to attract buyers and showcase the animals for trading. Animal trade होने वाला है ना, तो B is the answer. Fill in the blank. Mirchi Bazaar is the most likely an attraction at Nagaur Fair because it provides a platform for farmers and traders to display essential spice. Farmers and traders, ठीक है. If the Nagaur Fair highlights trading as its primary focus, Abhaneri festival focuses on showcasing regional culture. ठीक है, it showcases regional culture, folk dance, ये वो वगैरह होता है. What might be the most likely reason why Nagaur Fair spans for 4 days, Abhaneri for 2 days? Abhaneri में कल्चरल चीजें ज्यादा दिखाई जाती है जो 2 दिन में हो जाता है, इट्स अ फेस्टिवल. लेकिन जो नगौर फेयर है उसमें ट्रेडिंग होता है, तो पहले तो एनिमल्स को दिखाओ, फिर नेगोशिएट करो, ट्रेड करो, दैट टेक्स मोर टाइम, इसीलिए उसका 4 दिन लग जाता है. ठीक है, that's it. We are done with the entire paper discussion. और क्या चाहिए, हो गया भाई. So we have done this paper discussion very easily क्योंकि बहुत आसान पेपर बनता है. आसान कब लगता है? जब प्रेपरेशन बहुत अच्छा हो. तो गाइस, प्रॉमिस योरसेल्फ एंड मी टुडे कि अभी से आपका प्रेपरेशन टॉप नॉच होगा. आप पूरा मेहनत करोगे विद फुल डेडिकेशन, हार्ड वर्क. आई एम हियर फॉर यू. आप कमेंट्स में मुझे रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो फॉर योर डाउट्स. आई एम ऑलवेज देयर एंड we'll see you very soon. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. All the best and lots of love.